Hello everyone. So today we will discuss about approaches of financial management. So there are two approaches of financial management, traditional approach and modern approach. First is traditional approach. According to this approach, the scope of the finance function is restricted to procurement of fund by corporate enterprises to meet their financial need. सो इसका क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसे फाइनेंस तो चाहिए ही, उसे अपनी कंपनी में ग्रोथ करनी है, प्रोडक्ट बनाने हैं, तो उन्हें पैसा चाहिए, पैसे फाइनेंस तो चाहिए। फाइनेंस वो कहाँ से लेंगे? और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या वो सोचते थे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फंड के प्रोक्योरमेंट पे फोकस करती थी, और वो भी कहाँ से? कोऑपरेट एंटरप्राइजेस से। फंड के प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि फंड उन्हें कहाँ से लेना है, सिर्फ इस चीज़ पे उन पे फोकस था कि वो कहाँ से अपना फंड लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि उसे कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे, उसे कैसे एलोकेट करेंगे, कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि सबसे ज़्यादा फोकस था वो कितना था, फाइनेंस फंक्शन कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट था कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बाय कोऑपरेट एंटरप्राइजेज, कि फाइनेंशियल नीड जो होती थी कि जितना मनी उन्हें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो कहाँ से लेता था कि कोऑपरेट एंटरप्राइजेस से लो और सिर्फ उसे प्रोक्यूर करो, मीन्स उसे लेना तक का ऑब्जेक्टिव था, उसे कैसे एलोकेट करना है अच्छे से, इस पे कुछ खास डिसीजंस नहीं होते थे। The term procurement refers to raising of fund externally as well as interrelated aspect of raising funds, कि procurement का मतलब क्या है कि raising of fund, फंड को लेना, कहाँ से लेना? एक्सटर्नली यानी कि आउटसाइड से भी हो सकता है और किसी इंटररिलेटेड एक्सपेक्ट से भी हो सकता है। अब इंटररिलेटेड एक्सपेक्ट्स आर institutional arrangement for finance, financial instrument through which fund are raised, and legal and accounting aspect between the fund and source of the fund। कि ये क्या बोल रहे हैं कि इंटर रिलेटेड, एक तो हम एक्सटर्नली फंड को एक्वायर कर सकते हैं, अब दूसरा क्या है कि इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स वो क्या हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर फाइनेंस के किसी इंस्टीट्यूशन से ले लिया, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम फंड रेज कर रहे हैं। या फिर लीगल और अकाउंटिंग एक्सपेक्ट्स जो है फर्म और किसी सोर्स ऑफ फंड के बीच में कि जहाँ से हमें मनी गेन हो सकता है, वो इंटर रिलेटेड एक्सपेक्ट्स हैं। In traditional approach, the resources could be raised from the combination of the available sources, कि जितनी सोर्स अवेलेबल थी ना उसी में से रिसोर्सेज हम ले लेते थे, कि जितने भी मीन्स हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कॉम्बिनेशन से क्या था, रिसोर्स कंप्लीट की जाती थी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि हम मीन्स इंटर रिलेटेड एक्सटर्नली और इंटर रिलेटेड एक्सपेक्ट से हम पैसा क्या करते थे, प्रोक्यूर करते थे। वो किस चीज़ पे फोकस करता था कि हम सिर्फ पैसे को लें, उसके बाद क्या करना है उस पर इतना फोकस नहीं होता था। लिमिटेशंस क्या हैं? दिस अप्रोच इज कन्फर्म्ड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड ओनली, कि ये किस पे फोकस करता था, मतलब कहाँ तक थी ये, सिर्फ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड तक, कि उनका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम फंड को एक्वायर कर लें, प्रोक्यूरमेंट कर लें। इट फेल्स टू कंसिडर द इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट एलोकेशन ऑफ फंड, कि इन्होंने क्या किया कि इसे कंसीडर, ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फिर भी इसे वो क्या करते थे, उसे कंसीडर किया ही नहीं कि एलोकेशन ऑफ फंड, कि हम उस फंड जो हमें फंड रिसीव हुआ है हम उसे कैसे एलोकेट करेंगे, कि कितने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, उसे कैसे एलोकेट करेंगे, ये सब क्या है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, इसे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। तो ये क्या है, ये फेल कर दिया उन्होंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। इट डील विद ओनली आउटसाइड इन्वेस्टर बैंकर्स, कि ये क्या है, ये इनसाइडर्स के साथ डील नहीं करता था, मेनली ये आउटसाइड ही डील करता था। द इंटरनल डिसीजन मेकिंग इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड इन दिस अप्रोच, क्योंकि वो आउटसाइडर पे ज़्यादा फोकस करता था तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग एक तरीके से इग्नोर ही कर दी थी इस अप्रोच ने। द ट्रेडिशनल अप्रोच फेल्स टू कंसीडर द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें शॉर्ट टर्म फंड में कितना इन्वेस्ट करना है। अब हमारे पास फाइनेंस आ गया, मनी आ गया, हमें उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। तो उसका डिसीजन उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगा। वर्किंग कैपिटल हम शॉर्ट टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, कि उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले कि हमें वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स में पैसा लगाना है, इसके बारे में कोई मीन्स उसे कंसीडर ही नहीं किया था। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है, हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेज, उसे फेल हुआ था, ये उसे कंसीडर नहीं किया था। The traditional approach neglect the issue relating to the allocation and management of fund and failed to make financial decision। इन्होंने नेग्लेक्ट किया, इग्नोर कर दिए थे इशू रिलेटेड किससे, एलोकेशन से, क्योंकि ये सिर्फ किस पे फोकस करते थे, प्रोक्यूरमेंट पे। एलोकेशन पे फोकस ही नहीं किया तो एलोकेट नहीं करेंगे तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, तो ये क्या फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन लेने में फेल हो गए थे।
नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच। जो हमारी लिमिटेशंस एक तरीके से हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच की थी, मॉडर्न अप्रोच उन्हीं को ओवरकम करता है। द मॉडर्न अप्रोच इज एन एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द फर्म। कि ये क्या है, ये सिर्फ ये नहीं है कि प्रोक्यूरमेंट किया, हमारे पास फर्म के पास मनी आ गया, उतना बहुत है। ये क्या है, हर जो प्रॉब्लम है फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है उसे अच्छे से एनालिटिकल वे में स्टडी करना, वो क्या था, मॉडर्न अप्रोच कंसिडर करता था। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द फाइनेंस फंक्शन कवर बोथ एक्विजिशन ऑफ फंड एज वेल एज द एलोकेशन ऑफ फंड ऑफ वेरियस यूजेस। कि हम वेरियस जितने भी हमारी नीड हैं, जिस भी यूज़ के लिए हमें वो चाहिए है, तो ये किसे कंसिडर करता था कि हम फाइनेंस को लें भी, एक्वायर भी करें, प्रोक्यूरमेंट भी करें, और उसे कैसे एलोकेट करें, ये दोनों को कंसिडर करता था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द इशू इन्वॉल्व इन रेजिंग ऑफ फंड एंड एफिशिएंट एज वेल एज वाइज एलोकेशन ऑफ फंड। कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम मॉडर्न अप्रोच में करें, कि मॉडर्न अप्रोच में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते थे, कि ये हर उस इशू को मीन्स स्टडी करता था या उसे कंसर्न करता था जो फंड को रेज करने में आता है, या फिर हम उसे एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पा रहे, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो हर उस वे को वो स्टडी करता था। मेन कंटेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के मेन कंटेंट्स क्या थे कि हाउ लार्ज शुड एन एंटरप्राइजेस बी एंड हाउ फार इट शुड ग्रो। कि हमारी एंटरप्राइजेस कितनी बड़ी होगी और वो कितना ग्रो कर सकती है, इस चीज़ पे फोकस किया जाता था। और उसके रिगार्डिंग हम फाइनेंस इकट्ठा करते थे, उसे एलोकेट करते थे, और इफेक्टिवली उसे मीन्स एलोकेशन करना, इफेक्टिवली वर्क करे, इतना फोकस करते थे। इन वट फॉर्म शुड इट होल्ड इट्स एसेट्स। कि हमें किस फॉर्म में रखना है, हमें कैपिटल बजटिंग में रखना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में रखना है, इस पे फोकस करते थे। उसमें क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे फोकस नहीं होता था, लेकिन इसमें होता था। हाउ शुड द फंड रिक्वायर्ड बी रेज्ड। कि हमें जो फंड चाहिए है वो हम कैसे लेंगे, प्रोक्यूरमेंट पे भी फोकस होता था, एलोकेशन पे भी फोकस होता था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे भी होता था। और उसमें क्या होता था कि हमारा फाइनेंशियल डिसीजन हम इफेक्टिवली नहीं ले पाते थे, लेकिन इसमें हमने फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो इफेक्टिवली ले सकते थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग आंसर टू द अबव प्रॉब्लम्स। की ये जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हमारे क्वेश्चन थे, इनके आंसर फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता था। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, कि हमारे फंक्शंस क्या हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। अब एक फर्म है, उसके पास पैसा आ गया, उसके पास मनी आ गया, तो फाइनेंस है उसके पास, लेकिन उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है वो किस में डिसाइड होता था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय अ फर्म। कि कौन से एसेट्स में उन एसेट्स को सेलेक्ट करना जिसमें जो फर्म है अपने फंड को इन्वेस्ट करेगी। फर्म के पास जो फंड है वो कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ का डिसीजन लेना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। द एसेट्स दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय अ फर्म मे बी लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते थे, शॉर्ट टर्म भी हो सकते थे। डिसीजन विद रिगार्ड टू लॉन्ग टर्म एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अगर हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो हमारी कैपिटल बजटिंग होता है। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि डिसीजन विद रिगार्ड टू शॉर्ट टर्म यानी कि करंट एसेट्स से रिलेटेड होंगे तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, अब कैपिटल बजटिंग रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ, एक तो हमने कर ही लिया कि कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स के डिसीजन के रिगार्डिंग होता है। कैपिटल बजटिंग रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ एन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच वुड यील्ड बेनिफिट इन फ्यूचर। अब लॉन्ग टर्म है तो बेनिफिट तो फ्यूचर में ही होगा, उसका बेनिफिट इतना ईजिली हमें मिलता नहीं, में थोड़ा तो टाइम लगेगा क्योंकि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले, उन चीज़ों के बारे में सेलेक्ट करना, उन एसेट्स को सेलेक्ट करना क्या है, कैपिटल बजटिंग है। ये तीन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। द मेजरमेंट ऑफ वर्थ ऑफ द प्रपोजल, की प्रपोजल जो हमें मिला है या फिर जो एसेट्स है उसकी क्या वैल्यू है हमारे लिए, वर्थ क्या है। इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन टर्म ऑफ रिस्क, उससे एसोसिएटेड रिस्क कितना है कि हम अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, उससे रिस्क क्या है। और इवेल्युएशन ऑफ वर्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अगेंस्ट सर्टेन नॉर्म एंड स्टैंडर्ड, कि हमने कोई स्टैंडर्ड पहले से बनाते हैं, जैसे जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो पहले फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं ना, फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है लेकिन हम प्लान करके तो चलते ही हैं, फिर हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो उस स्टैंडर्ड के साथ उसे इवेल्युएट करना, ये भी हमारा क्या है, कैपिटल बजटिंग में एक एलिमेंट है।
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग, शॉर्ट टर्म एसेट्स के रिगार्डिंग जो डिसीजन होते हैं वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और करंट एसेट्स मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंश्योर फर्म लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी। अब देखो, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है, वो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, और करंट में बेनिफिट कौन से प्रोवाइड करते हैं, हमारे करंट एसेट्स यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये हमारी फर्म की सोल्वेंसी और लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अ कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी वाइल मैनेजिंग करंट एसेट्स, कि अगर हमने अच्छे से करंट एसेट्स को मैनेज नहीं किया ना, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि या तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी या लिक्विडिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ द फर्म डज नॉट इन्वेस्ट सफिशिएंट फंड इन करंट एसेट्स, कि अगर फर्म ने सारा कैपिटल बजटिंग कर दिया, कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा कि लिक्विडिटी पे प्रॉब्लम आएगी। और अगर उसने बहुत ज़्यादा इस पे क्या वर्किंग कैपिटल पे कर दिया, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी प्रॉब्लम आती है। तो क्या है, दोनों को मेंटेन करके रखना। वर्किंग कैपिटल में हमें करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है उसे डिसाइड करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। The financial manager should develop proper technique of managing current assets so that neither insufficient nor unnecessary fund are invested in current assets। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना, उसे प्रॉपर टेक्निक बनानी चाहिए कि ना तो कभी इनसफिशिएंट और अननेसेसरी मीन्स जिसकी नीड ही ना हो वो उसमें हम इन्वेस्ट करें। फाइनेंसिंग डिसीजन, अब हमारे पास फाइनेंसिंग क्या है, हमने ये डिसाइड किया कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब उस इन्वेस्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिएंगे, वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे, वो क्या होता है, हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंसिंग मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर, अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल यानी कि मनी, एक तरीके से कैपिटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रक्चर यानी कि उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, इक्विटी शेयर कितने हैं, बॉन्ड हैं, क्या है। तो ये क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर की प्रोपोर्शन क्या है, परसेंटेज क्या है हमारे जो कैपिटल है उसका, कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, हमने डेब्ट ले रखे हैं वो कितने हैं, बॉन्ड कितनी है, ये सब क्या है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर, की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डेब्ट और इक्विटी का मिक्स होता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या, इसमें मीन्स फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या डिसाइड किया जाता है कि हमें फंड एक्वायर करना है, वो कैसे करना है, मीन्स जो पैसा हम लेंगे वो हमने इक्विटी से लेना है या फिर प्रेफरेंस से लेना है, डिबेंचर से लेना है, ये सब क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर आता है। लास्ट इज डिविडेंड डिसीजन, अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट और रिटेन देम और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस विद इट, कि अब देखो उन्होंने फाइनेंसिंग डिसीजन ले लिया, इन्वेस्टिंग ले लिया, अब उन्होंने काम किया तो डिविडेंड, अब उन्हें प्रॉफिट भी होगा, अब ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, प्रॉफिट होगा, जो भी मनी उनके पास आएगा उसे अब उसे डिविडेंड प्रोवाइड कराना। अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट और रिटेन देम और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस विद इट, कि जो भी उसे प्रॉफिट हुआ है उसे वो अपने पास रखना है, या फिर उसे वो मीन्स कितना उसे आगे इन्वेस्ट करना है, कितना वो शेयर होल्डर्स को पे करना चाहती है, ये सब किसके अंडर आता है, हमारे डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना वो अपने पास रिटेन करके रखना चाहती है, कितना वो रिजर्व में रख रही है, कितना वो डिविडेंड पे करना चाहती है, प्रॉफिट के प्रोपोर्शन को डिसाइड करना क्या होता है डिविडेंड डिसीजन। विच कोर्स शुड बी अलाउड, द डिसीजन डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द फर्म। ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि शेयर होल्डर एक तरीके से ओनर हो जाते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास अच्छी हैं जिससे हमें आगे और प्रॉफिट हो सकता है, तो मे बी वो री इन्वेस्ट कर दें उस प्रॉफिट को। अगर हमारे शेयर होल्डर ये कहते हैं कि उन्हें डिविडेंड चाहिए तो हमें वो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो हमारा मीन्स प्रॉफिट को कैसे प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, कि हमें उसे डिविडेंड के वे में पे करना है या फिर हमें उसे रिटेन करना है, ये सब डिसाइड करते हैं हम डिविडेंड डिसीजन के अंदर। डिविडेंड डिसीजन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कि डिविडेंड जो डिसीजन है उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे इन्फ्लुएंस होता है। जिस कंपनी का डिविडेंड ज़्यादा होता है उसके शेयर्स की हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करता है, कि जितना डिविडेंड मीन्स अगर उन्हें हाई डिविडेंड मिल रहा है तो हमारे शेयर्स की वैल्यू भी हाई होगी और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। सो द डिविडेंड पॉलिसी इज़ टू बी डिटरमाइन इन टर्म ऑफ इम्पैक्ट ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू। तो डिविडेंड पॉलिसी कैसे डिटरमाइन करनी चाहिए कि शेयर होल्डर की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें डिसाइड करना चाहिए। द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इज़ वन विच मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर एंड वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, कि हमारी बेस्ट और ऑप्टिमम एक तरीके से डिविडेंड पॉलिसी वो है जो मैक्सिमाइज करे वैल्यू ऑफ शेयर और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स।
So I hope you are clear with the topics which we covered today, and please share and subscribe my channel. Thank you.